नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव की एक व्यस्त सड़क पर हुए बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 100 के करीब लोग घायल हुए थे। इस केस के आरोपियों को आज रिहा कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज 1000 से ज्यादा पेज पर यह आदेश सुनाया, यानी 2008 के मालेगांव धमाका मामले में 7 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुना दिया। केस से बरी होने वालों में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं। करीब 17 साल पहले हुए बम धमाके के कुछ ही हफ्तों में महाराष्ट्र एटीएस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने इन्हें निर्दोष करार दे दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 आरोपी निर्दोष है। केवल संदेह के आधार पर किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया और उस वक्त भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे, जिन पर से नकाब अब हट गया है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या साबित नहीं हो पाया है। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, यह भी साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी भी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया और सबसे बड़ी बात, यूएपीए लागू ही नहीं होता, यानी यह मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि रिहा होने वाले 7 आरोपी कौन कौन से रहे और इन पर क्या क्या आरोप थे जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। पहला नंबर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्हें बम धमाके में आरोपी बनाया गया था, आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर उर्फ स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी हैं। प्रज्ञा मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और वो एबीवीपी से जुड़ी कार्यकर्ता रही हैं। बम धमाके के सिलसिले में एटीएस ने सबसे पहले इन्हें ही गिरफ्तार किया था। एटीएस का दावा था कि गोल्डन कलर की एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल जिस पर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे, वो प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। एटीएस ने उन पर धमाके की साजिश रचने के लिए बुलाई गई बैठकों में भाग लेने का आरोप भी लगाया, लेकिन अपने बचाव में प्रज्ञा ठाकुर का कहना था कि वो इस साजिश में शामिल नहीं थी। उन्होंने बताया कि एटीएस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और उन्हें प्रताड़ित भी किया। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप भी लगाया। सवाल ये उठता है कि क्या अब कांग्रेस माफी मांगेगी? महाराष्ट्र के भायखला जेल में बंद रहने के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने अपने खराब स्वास्थ्य की शिकायत की और दावा किया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य आधार पर भी उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। धमाके मामले में जांच के दौरान बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, जिसने कुछ साल पहले महाराष्ट्र एटीएस से ये केस अपने हाथों में लिया और चार्जशीट में कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस में पर्याप्त सबूत नहीं है। एनआईए ने यह भी दावा किया कि धमाके के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के पास नहीं थी और धमाके से बहुत पहले से ही उन्होंने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। एजेंसी ने बताया कि एक प्रमुख गवाह जिसने एटीएस के सामने बताया था कि प्रज्ञा साजिश से जुड़ी बैठकों में शामिल हुआ करती थी, उसने एनआईए के सामने अपना बयान पलट दिया और जब दोबारा बयान दर्ज कराया गया तो उसने कहा कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने एनआईए के तर्क को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर केस चलाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं, क्योंकि वो ही मोटरसाइकिल की मालिक थी। अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी। पूरे केस के दौरान उन्होंने अपने वकीलों के जरिए यही कहा कि वो निर्दोष हैं और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि उन्हें धमाकों को लेकर कोई जानकारी थी। और आज प्रज्ञा ठाकुर को रिहा कर दिया गया है। दूसरा नंबर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का है।
सेवारत सैन्य अधिकारी प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने साल 2008 में ही गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि प्रसाद पुरोहित की 2006 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना में भूमिका रही है, जिसके जरिए कथित तौर पर धन इकट्ठा किया गया और धमाके की साजिश रची गई थी। उन पर साजिश की बैठकों में लगातार भाग लेने का भी आरोप था। यही नहीं, योजना को अंजाम देने की जरूरत पर भाषण दिए थे। एटीएस ने इसके लिए एक अन्य आरोपी रमेश उपाध्याय के साथ हुई बातचीत को आधार बनाया, जिसे एनआईए ने भी सबूत के तौर पर पेश किया था। लेकिन कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिकाओं में दावा किया कि सेना के दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने चरमपंथ पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और नए स्रोत बनाने के लिए एक सैन्य खुफिया अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कुछ बैठकों में हिस्सा लिया था। जबकि एटीएस का दावा था कि उन्होंने धमाके के लिए आरडीएक्स तब हासिल किया था जब वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे। हालांकि पुरोहित ने रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए ऐसा करना असंभव था, क्योंकि वो एक खुफिया इकाई में कार्यरत थे और उनकी किसी भी विस्फोटक तक पहुंच नहीं थी। पुरोहित ने 2016 में दाखिल एनआईए की चार्जशीट का भी हवाला दिया, जिसमें एक अन्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर से आरडीएक्स की बरामदगी पर संदेह जताया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुरोहित रिहा होकर फिर से सेना में शामिल हो गए और आज कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया है। तीसरा नंबर, रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय इस केस में गिरफ्तार होने वाले चौथे शख्स थे। एटीएस की ओर से दावा किया गया कि 2008 में फरीदाबाद में एक बैठक में रमेश उपाध्याय ने मामले के सह आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान को लेकर अपनी रजामंदी जताई थी। एटीएस ने यह दावा किया था कि नासिक के भोसला मिलिट्री स्कूल में हुई एक बैठक में रमेश उपाध्याय को अभिनव भारत संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और एक कॉल में पुरोहित ने रमेश उपाध्याय ने बातचीत की थी, लेकिन रमेश उपाध्याय ने अपने वकीलों के जरिए यह दलील दी कि कॉल इंटरसेप्ट करना कानून और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उनका आरोप था कि एटीएस ने सबूत गढ़े हैं और गवाहों ने उनके और अन्य लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किए जाने की गवाही भी दी। आज उनको भी रिहा कर दिया गया। चौथा नंबर है अजय राहिरकर। पुणे के व्यवसायी अजय राहिरकर को 2 नवंबर 2008 को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस का कहना था कि वो अभिनव भारत के कोषाध्यक्ष थे और यह संगठन 2006 में पुणे में उनके पते पर बनाया गया था। एटीएस ने दावा किया था कि अजय राहिरकर ने षड्यंत्र से जुड़े बैठक में भाग लिया था और उन पर अभिनव भारत के लिए लोगों से कथित रूप से धन इकट्ठा करने और आरोपी प्रसाद पुरोहित के निर्देश पर हथियार खरीदने के लिए उसे वितरित करने का भी मामला था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजय राहिरकर को 9 नवंबर 2011 को गिरफ्तार किए जाने के 2 साल बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एटीएस ने आरोप लगाया था कि वो एक बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बैठक की कथित बातचीत में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और हथियारों की खरीद का धमाके से भी कोई संबंध नहीं है। अजय राहिरकर ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया था और उनका धमाके से कोई लेना देना नहीं था। इनको भी रिहा कर दिया गया। आप समझिए कि किस तरीके से इस केस को पूरी तरीके से पलटने की कोशिश की गई थी। 5वां नंबर है सुधाकर चतुर्वेदी उर्फ चाणक्य। सुधाकर चतुर्वेदी भारतीय सेना के सैन्य खुफिया अधिकारियों के सूत्र थे। एटीएस ने दावा किया कि वो अभिनव भारत के साथ पूर्णकालिक रूप से काम कर रहे थे। वो घटना के समय नासिक के देवलाली में रहते थे। 25 नवंबर 2008 को उनके किराए के घर की तलाशी के दौरान आरडीएक्स के कुछ अंश मिले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि घटनास्थल पर मिले विस्फोटक तत्व उनके घर से जब्त किए गए नमूनों से मिलते हैं। हालांकि एनआईए ने 2016 में दायर अपनी चार्जशीट में कहा कि उन्होंने सेना की तरफ से की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में गवाही देने वाले 2 सैन्य अधिकारियों के बयान दोबारा दर्ज किए थे। 6वां नंबर सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे उर्फ स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ। सुधाकर धर द्विवेदी 2008 में बम धमाके मामले में गिरफ्तार होने वाले 10वें आरोपी थे। जांच कर रही एटीएस ने दावा किया था कि अहम सबूत बरामद किए गए हैं, क्योंकि उनके पास से जब्त किए गए एक लैपटॉप में आरोपियों की तरफ से की गई साजिश को लेकर कुछ बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थी।
एटीएस ने बैठकों में उनकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए आरोपियों और एक गवाह के आवाज के नमूने भी रिकॉर्ड किए थे। अब उनके खिलाफ सबूत न होने के चलते उनको भी बरी कर दिया गया। नंबर 7, समीर कुलकर्णी। पुणे के एक सामाजिक कार्यकर्ता समीर कुलकर्णी 2008 में इस केस में गिरफ्तार होने वाले 5वें व्यक्ति थे। एटीएस ने यह दावा किया था उस वक्त कि 24 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर के मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद सह अभियुक्त प्रसाद पुरोहित ने कुलकर्णी को एक मैसेज भेजा था कि कैसे एटीएस ने पुणे स्थित उनके घर में प्रवेश किया और उन्हें अपने फोन से अपने नंबर मिटाने का निर्देश दिया। कुलकर्णी ने मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि एटीएस अधिकारियों ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया, आप समझिए, और फिर गिरफ्तार किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। कुलकर्णी ने इस मामले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दी गई मंजूरी की वैधता को भी चुनौती दी और आज इन सभी को रिहा कर दिया गया है। उस वक्त भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे जिन पर से नकाब उठ गया है। सवाल यह कि क्या वो सभी लोग जिन्होंने कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी, करोड़ों सनातनियों, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर आघात किया, क्या अब वो माफी मांगेंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।